अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आपने देखा कि हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पर इन डिटेल जो है गुफ्तगू की, और उसमें हमने पहला मेथड देखा था जिसमें हमने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की जजमेंट की थी। और फिर हमने जो है रेजोनेंस के हवाले से एक कॉन्सेप्ट देखा, जो प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को बुनियाद बनाकर बेंजीन की जजमेंट की, उसकी स्टेबिलिटी को जाना, उसकी जांच पड़ताल की, और उसके लिए हमने 3 डिफरेंट जो है कंपाउंड्स पर हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस अप्लाई किया, और उससे खारिज होने वाली हीट से हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो किस हद तक स्टेबल है। इस स्टेबिलिटी को हमने जो है इन डिटेल पढ़ा था, और वहाँ पर हमने बात की थी कि बेंजीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी किस बात पर बेस करती है? दैट इज़ बेस्ड ऑन द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और इस सारी चीज़ में जो सबसे मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो है रेजोनेंस का फिनोमेना, जो बेंजीन को इंतहाई अहम बनाता है और स्टेबिलिटी के एतबार से उसे ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो आज हम उसी स्टेबिलिटी का राज जानेंगे, जिसमें हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि रेजोनेंस एनर्जी की बदौलत आपने देखा था कि कैक्यूल का स्ट्रक्चर आपके पास ओरिजिनल बेंजीन के स्ट्रक्चर से डिफरेंट था, और वो कितनी एनर्जी की वैल्यू थी, 150.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी का डिफरेंस था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन से कैक्यूल के बताए जाने वाले स्ट्रक्चर का था। और उसकी पीछे जो वजह थी वो थी एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और वो सब एक्सटेंसिव जो डीलोकलाइजेशन थी वो रेजोनेंस की वजह से हो रही थी। तो आज हम उसी मेथड पर बात करेंगे। अगेन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, एमसीक्यूज के एतबार से, लॉन्ग पार्ट के एतबार से। रेजोनेंस मेथड। अब रेजोनेंस मेथड क्या है, रेजोनेंस किसे कहते हैं, हम पहले इस पर बात करते हैं। रेजोनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी किसी भी एटम के जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, यानी उनका डिफरेंट अरेंजमेंट, जितनी उनकी पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उस चीज़ का नाम रेजोनेंस है। अब ये जो रेजोनेंस है, जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट पेयरिंग स्कीम शो करेंगे तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और जब हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो उनको भी कोई ना कोई नाम दिया जाता है, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दस अरेंज्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस का फिनोमेना क्या होता है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। अब जो ये रेजोनेंस है, इसको शो करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है? द रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो जिस स्ट्रक्चर के बीच में आ जाए तो इसका मतलब है कि हम उसकी रेजोनेंस फॉर्म शो कर रहे हैं। रेजोनेंस को फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। तो डबल हेडेड एरो से ये शो की जाती है, जिसका मतलब है कि एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पर हम बेंजीन की बात कर रहे थे, तो हम बेंजीन की रेजोनेंस को देखेंगे। द फॉलोइंग डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स of the fourth valence, the p electrons of the carbon atom are possible in benzene। अगर आप बेंजीन के एतबार से बात करें हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम के जो साथ लिंक्ड हैं वो किस तरह से डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स देते हैं, वो आप इस वक्त देख सकते हैं बॉटम में डायग्राम के अंदर, जिसमें आप ए जो कि पहला स्ट्रक्चर है, जिसमें ये 6 मेंबर रिंग है, और 3 इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल और सिंगल डबल बॉन्ड है। और ये ए स्ट्रक्चर किसने जो है इस पर वजाहत की थी? कैक्यूल स्ट्रक्चर। ये कैक्यूल का बताया हुआ स्ट्रक्चर है इसकी, और ये बेंजीन के लिए ये स्ट्रक्चर उसने तजवीज़ किया था। इसकी एक और इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म उसने बताई, जिसमें जस्ट ये भी 6 मेंबर रिंग ही है, और इसमें भी सिंगल डबल 3 डबल बॉन्ड्स हैं, पर पहले स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर से बी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन का फ़र्क है। लेकिन ये दोनों कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स
माने जाते हैं। इसके बाद एक और जो है साइंटिस्ट थे, 2 लोगों ने काम किया था जो अपने-अपने स्ट्रक्चर्स उन्होंने रिप्रेज़ेंट किए। एक कैक्यूल था जिसके आप 2 स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ए और बी, और दूसरा था दीवार स्ट्रक्चर। दीवार वाज़ अ साइंटिस्ट जिसने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बेंज़ीन इन कंपैरिज़न टू बेंज़ीन। सो उसमें जो सी स्ट्रक्चर है, ये सी, डी और ई, ये सब आप दीवार के बताए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो सी स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये भी 6 मेंबर रिंग है, लेकिन इसके अंदर बॉन्ड्स का फ़र्क आ रहा है। यानी 2 आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं 2 और 3 के दरमियान, और 5 और 6 के दरमियान, और 1 और 4 की जो बॉन्ड है वो लेंथ काफ़ी एलोंगेटेड है। तो ये एक डिफरेंट सा बिहेवियर हम सी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं जो बेंजीन के एतबार से दीवार ने बताया। डी स्ट्रक्चर में अगर देखें तो डी स्ट्रक्चर में भी अगेन 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग के अंदर अगेन 2 ही डबल बॉन्ड हैं, कार्बन नंबर 3 और 4, कार्बन नंबर 1 और 6 के दरमियान, और 2 और 5 के दरमियान एक लॉन्ग एलोंगेटेड बॉन्ड लेंथ जो है शो की गई है। इसी तरह ई जो लास्ट स्ट्रक्चर था जो दीवार ने रिप्रेजेंट किया रिगार्डिंग बेंजीन, ये भी 6 मेंबर रिंग ही है। इसमें भी अगेन आपके पास 2 ही डबल बॉन्ड हैं, कार्बन 1 और 2 के दरमियान, कार्बन 4 और 5 के दरमियान, और एक जो है लार्ज बॉन्ड लेंथ वाला एक बॉन्ड है जो कार्बन नंबर 3 और 6 के दरमियान है। तो अगर आप जायज़ा लें तो इनके अंदर टोटली डिफरेंट बिहेवियर्स हैं रिगार्डिंग बॉन्ड्स जो हम दीवार के स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। तो ये सब रेजोनेंस की बदौलत ये जो फॉर्म्स एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, इंटरकन्वर्टेबल है। तो मज़ीद हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। अगर आप कैक्यूल स्ट्रक्चर और दीवार स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करें रिगार्डिंग देयर नेचर, तो कैक्यूल के जो बताए गए स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी उनका ओरिजिनल बेंजीन के स्ट्रक्चर पर में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। जबकि जो दीवार है उसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दीज आर माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। अब उसकी वजह हम आगे मजीद पॉइंट्स में जानेंगे। अगर आप कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स को देखें तो जितनी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ थी वो सब की सब एक जैसी थी, इक्वल थी, कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। जबकि दीवार के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल, सारी की सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स इक्वलेंट नहीं है, एक जैसी नहीं थी। आप किसी जगह पर एलोंगेटेड बॉन्ड्स देख रहे हैं और किसी जगह पर आप शॉर्टर बॉन्ड्स देख रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा स्ट्रक्चर के हवाले से या उसके बिहेवियर के हवाले से? कैक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स थे एनर्जी के एतबार से देखा जाए तो दे आर एनर्जेटिकली फेवरेबल थे, जबकि दीवार के जो स्ट्रक्चर्स थे दे आर नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल। उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि इसके सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं, इसीलिए फेवरेबल है। जबकि इसके अगर दीवार के बताए जाने वाले स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो उनके अंदर बॉन्ड लेंथ क्योंकि एक जैसी नहीं है, तो इसीलिए ये एनर्जी के एतबार से फेवरेबल नहीं है। जो स्टेबिलिटी में भी कैक्यूल के स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे और दीवार के स्ट्रक्चर्स जो हैं कम स्टेबल होंगे। तो अब दीवार के स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो हमें एम्बिग्यूटी मिल रही है उस पर बात करते हैं कि वो एम्बिग्यूटी क्यों आ रही है, क्या है दीवार के स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इस वक्त हम दीवार के स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे। इन दीवार स्ट्रक्चर्स द कार्बन एटम एट ऑपोजिट पोजिशंस में कौन कौन सी पोजिशंस हैं? कार्बन नंबर 1 and 4, कार्बन नंबर 2 and 5, and carbon number 3 and 6 or at large distances than those in the adjacent positions, जो कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1। इस चीज़ को अगर आप इन स्ट्रक्चर को देखें, ये तीन वही स्ट्रक्चर्स हैं जो दीवार ने रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें कार्बन 1 and 4 जो आपने भी ऊपर देखा, और कार्बन 2 and 5, और तीसरी चीज़ आपने देखी थी कार्बन 3 and 6। इनके बॉन्ड्स को अगर आप तीनों स्ट्रक्चर्स में परखें तो ये लार्जर डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं बनिस्बत उनके जो कार्बन 1 and 2 के है, कार्बन 2 and 3 है, कार्बन 3 and 4 है, कार्बन 4 and 5 है, कार्बन 5 and 6 है, एंड कार्बन 6 and 1 है। तो इन सारे एडजेसेंट जो है कार्बन्स की पोजीशंस को देखें और उनके बॉन्ड्स को देखें तो उसके बरक्स ये 1 4 2 5 और 3 6 का जो कॉम्बिनेशन है ये टोटली डिफरेंट पिक्चर दे रहा है, और इनके बॉन्ड्स जो हैं एलोंगेटेड हैं और लार्जर डिस्टेंस पर फॉल कर रहे हैं। देयरफॉर द बॉन्डिंग्स बिटवीन द कार्बन 1 and 4, कार्बन 2 and 5 जो कि आप इसमें देख रहे हैं, एंड कार्बन 3 and 6 और नॉट फेवर्ड एनर्जेटिकली, ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होते। हेंस द दीवार स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजीन हैव माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे ये फ़र्क पड़ा कि जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में बहुत कम
कंसीडर की गई, इसीलिए इन्हें माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाई दीवार स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, तो फिर आप उसमें ये वजाहत करेंगे इनके बॉन्ड लेंथ्स के हवाले से जो कि इक्वल नहीं हैं, और वो आप देख सकते हैं, और साथ स्ट्रक्चर ड्रा करके आप बताएंगे कि ये माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों रख रहे हैं और क्यों ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। सारे का सारा इनसार बॉन्डिंग्स पर है और उनमें मौजूद डिस्टेंसेस पर है। अब ये जो चीज़ आपने देखी का कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। और अगर आपसे केक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए कि वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्यों है टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो उनके बारे में भी आप उनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और साथ बताएंगे कि तमाम की तमाम बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल भी हैं और एनर्जेटिकली फिजिबल भी हैं, फेवरेबल भी हैं। अब ये जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल increases with the increase in the number of its resonance structures। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। द मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, द मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। और अगर बेंजीन के एतबार से बात की जाए तो इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें 2 केक्यूल ने बताए और 3 जो है दीवार ने रिप्रेजेंट किए, लेकिन ये पांचों के पांचों उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थे। और उन हवाले से अगर आप जनरली देखें, द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज केमिकली क्वाइट स्टेबल, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है। जो दीवार ने स्ट्रक्चर्स दिए थे वो माइनर कंट्रीब्यूशन रख रहे थे, लेकिन जो केक्यूल ने बताए वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग थे, तो ज़्यादा इम्पैक्ट केक्यूल के बताए गए स्ट्रक्चर्स का था, और वो रेजोनेंस के फिनोमेना को एक्सप्लेन भी करते हैं कि किस तरह केक्यूल के बताए गए स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस के ज़रिए हमें जो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं, विच आर टोटल 5 इन नंबर। सो इसमें हमने एक चीज़ देख ली। अब अगर केक्यूल के स्ट्रक्चर या दीवार के स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखा जाए और ओवरऑल बात की जाए, तो हम देखते हैं इनफैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन is a resonance hybrid of all the 5 structures, A, B, C, D, and E, in which केक्यूल स्ट्रक्चर A and B have the larger contribution। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक रेजोनेंस हाइब्रिड है तमाम 5 के 5 स्ट्रक्चर्स का, जिसमें ए से लेकर ई तक स्ट्रक्चर शामिल हैं, जिसमें से 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं ए और बी जो केक्यूल ने दिए थे और उनकी कंट्रीब्यूशन लार्जर है। वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजाहत हम पीछे कर चुके हैं कि वो क्यों मेजर कंट्रीब्यूटिंग है, तो उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। Therefore, benzene molecule can be represented by either of the 2 केक्यूल स्ट्रक्चर। क्योंकि कंट्रीब्यूशन केक्यूल की ज़्यादा वाज़े थी, पावरफुल थी और लार्जर कंट्रीब्यूशन थी, तो केक्यूल के स्ट्रक्चर्स जो हैं फाइनलाइज हुए कि वो बेंजीन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं और सूटेबल हैं। तो ये केक्यूल के 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं सिंगल डबल और फिर सिंगल, ये 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और यही डबल बॉन्ड आपके पास आफ्टर रेजोनेंस अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो केक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर मेजर कंट्रीब्यूटिंग एंड एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इनके अंदर ये जो बॉन्ड्स हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। अब रेजोनेटिंग बॉन्ड्स क्या होते हैं? द 3 alternate single and double bonds in the केक्यूल structures are called conjugate bonds or resonating bonds। ये जितने भी हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल जो बॉन्ड्स हैं जो केक्यूल स्ट्रक्चर ने बेंजीन के हवाले से बताए, इन्हें हम रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कहते हैं, या इनका दूसरा नाम है कॉन्जुगेट बॉन्ड्स। तो ये आपके पास जो है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे वाइंड अप होता है, और मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के अतबार से और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की हम देखेंगे मज़ीद। इस इधर से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है शॉर्ट के अतबार से, डिफाइन रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। रेजोनेंस एनर्जी आपने प्रीवियसली पढ़ी जो कि 150.5 किलो जॉल पर मोल थी बेंजीन के एतबार से, और उसकी डेफिनेशन और बेंजीन की वैल्यू आप लिखेंगे। और दूसरा रेजोनेंस में आपने भी आज के लेक्चर के स्टार्ट में रेजोनेंस की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है और 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, तो वो आप मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और दूसरा, व्हाट आर कॉन्जुगेट बॉन्ड्स? कॉन्जुगेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिन्हें दूसरी ज़ुबान में रेजोनेटिंग बॉन्ड्स भी कहा जाता है। तो उसमें आप डेफिनेशन बताने के साथ साथ आप ये स्ट्रक्चर बनाकर बताएंगे कि ये कॉन्जुगेट
या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे कि कैक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं छोटे कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्यों हैं, दीवार के माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्यों हैं, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, कॉन्जुगेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो अपना अपना रोल जो है प्ले करते हैं। अच्छा जी, इसमें अब ओवरऑल अगर जनरली देखा जाए कुछ एनालिसिस हैं। सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, हमने देखा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसमें 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं। देयरफॉर ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, इसलिए सारी की सारी कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, बट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ आपको बेंजीन में मिल रही है वही आपको अल्केन में, अल्कीन में या अल्काइन में मिलेगी। दे आर टोटली डिफरेंट। और इस चीज़ का एनालिसिस हम इन वैल्यूज से करेंगे जो भी हम वन बाय वन देखेंगे। इन अल्केन्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रम। ये अगेन एमसीक्यूज के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रम। अल्कीन्स के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम। अल्काइंस में देखें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड का और इजाफा होगा, ट्रिपल बॉन्डेड बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रम। जबकि जो बेंजीन है उसके अंदर जो कार्बन की सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रम है। अगर आप गौर करें तो ये 1.39 1.54 और 1.34 के दरमियान में फॉल करती है, यानी अल्केन और अल्कीन यानी सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान में ये लाई कर रही है बेंजीन की बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ से आप बआसानी समझ सकते हैं द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन अल्केन्स एंड अल्कीन्स, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास दोनों के दरमियान फॉल करती है तो ये रेजोनेट करती है। द रेजोनेटिंग single and double bonds in benzene can be better be represented as a complete circle inside the ring, क्योंकि ये रेजोनेट कर रहे हैं, ना हम इसे टोटली सिंगल कह सकते हैं ना हम इसे टोटली डबल कह सकते हैं, ये इन बिटवीन है। अभी आपने वैल्यू भी देखी। तो ये रेजोनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड को बेंजीन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इन साइड में आप बॉन्ड्स की बजाय एक रिंग शो कर देते हैं जो इक्वल प्रोबेबिलिटी शो करेगा पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। जैसा कि आप इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये 6 मेंबर बेंजीन का स्ट्रक्चर है और दरमियान में रिंग आ रहा है। ये रिंग हाईलाइट कर रहा है कि हर तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, और ये रेजोनेंस का फिनोमेना है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तमाम कार्बन्स तक पहुंचा रहा है, और जिसकी वजह से बेंजीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, उसकी एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पीछे जो राज था वो है रेजोनेंस, और रेजोनेंस के एतबार से बेंजीन का जो एफिशिएंट होना, उसका स्टेबल होना माना जाता है। तो ये आपने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में 2 कॉन्सेप्ट स्टडी किए। एक आपने पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, जिसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच का सहारा लिया। सेकंड आपने जो है रेजोनेंस मेथड पढ़ा जो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को भी वाजे करता है, रेजोनेंस के फिनोमेना को भी बताता है, डीलोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है, और साथ ही साथ बेंजीन का बाकियों के साथ कंपैरिजन और उसके स्ट्रक्चर के अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड्स कैसे हैं उनके बारे में भी बताता है। तो ये क्लियर कट जो है आपका रेजोनेंस मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो हम प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में देख चुके हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑल्सो मैंशन द कंडीशंस नीडेड टू कैरी आउट दीज रिएक्शंस। उसने आपको एक कंडीशन दे दी और कहा कि बताएं इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, कंडीशंस मेंशन करें और फाइनल प्रोडक्ट बनाएं। तो क्वेश्चन वाले ने आपको बताया कि ये बेंजीन है, उसमें आप 3 हाइड्रोजन डालें, तो आप यहीं से जज कर लेंगे कि ये हाइड्रोजिनेशन होने लगी है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी भी कंपाउंड में हो तो उसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और हमने ये स्टार्ट ऑफ दी जो है टॉपिक में कैक्यूल ने जब अपने आर्गूमेंट्स दिए थे बेंजीन के बॉन्ड्स और उसके नेचर ऑफ रिएक्शन के हवाले से, तो वहाँ हमने देखा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल है। निकल विद 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या प्लैटिनम विद हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये कंडीशन दें
और ये 3 हाइड्रोजन का मतलब है 6 हाइड्रोजन हैं ये ओवरऑल। तो ये तीनों के तीनों जो डबल बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे और हर डबल बॉन्ड के टूटने पर दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिलेगी। इस तरह 1 2 3 4 5 और 6 ये टोटल 6 हाइड्रोजन जब आपके सिस्टम में एंटर होती हैं तो तीनों डबल बॉन्ड्स जो हैं गायब हो जाते हैं और सिस्टम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजीन से क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। सो ये सिंपल हाइड्रोजनेशन थी जिससे आपने जो है साइक्लोहेक्सेन क्रिएट की और कंडीशन उसने आपको बता दी। तो ये रिएक्शन सब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।